जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अभी केंद्र सरकार का कैबिनेट रीशफल हुआ है, यानी उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है। मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसका विस्तार हुआ है। उस विस्तार में कई सारी बातें उन लोगों ने की है, जैसे ओबीसी के 27 मंत्रियों को, 27 सांसदों को मंत्री बनाया, कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कुछ लोगों को स्टेट मिनिस्टर बनाया है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के भी लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो उनको कैबिनेट में देने का प्रयास किया है। और इसको लेकर मीडिया में, खासकर ब्राह्मण बनिया मीडिया में ये बातें कही जा रही है कि ये इंक्लूसिव मंत्रिमंडल है, यानी ये सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल है। इसके पहले ऐसा नहीं था। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्यों ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को मंत्रिमंडल में जगह दी है? अगर उनके मंत्री बनाए भी गए हैं तो क्या वे लोग उनके समाज के लिए कुछ काम करेंगे भी या नहीं? और इसके अलावा अगले साल यानी 2022 को उत्तर प्रदेश से लेकर 4 राज्यों के चुनाव है, यानी टोटल 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या ये रीशफल उन चुनावों को ध्यान में रखकर, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 सांसदों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ये सारा मामला किया जा रहा है? ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है। वो लोगों को, यानी बहुजन समाज के जो मतदाता है, उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। प्रवेंद्र प्रताप सिंह, आपका स्वागत है एमएन टीवी पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा कि ये जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो संकेत जी, हमेशा से ही इनकी नीति रही है कि पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो, शेड्यूल कास्ट के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये हमेशा से इनकी पॉलिसी रही है। अभी 4 साल तक, 4.5 साल तक सारा मलाई खाने का काम संवर जाति के मनवादियों ने किया सरकार में, और जब चुनाव नजदीक आया है तो उनको दूर से ही दिखाने का काम, कुछ देने के लिए नहीं बल्कि समाज का सर्वनाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए उन्होंने ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बेवकूफ बनाने का सारा कार्यक्रम है। जैसे हम लोग जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, तो वो अक्सर करके क्या करते हैं कि मछली पकड़ने एक कांटे के माध्यम से, जो कहीं कहीं बंसी बोलते हैं उसको, कहीं कांटा बोलते हैं, तो उसमें केंचुआ फंसाने का काम करते हैं संजय जी। और केंचुआ फंसाने के बाद में मछली को लगता है मेरा खाना आ गया, और उसके बाद में फिर वो मछली उसके उसके गलफड़े में वो फंस जाता है। तो वैसे ही जो जातीय नोशन की भावना, जाति के जो मिनिस्टर बनाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, वो अलग अलग जाति के लोगों का इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं अनुप्रिया पटेल जी की। 4.5 साल तक सत्ता से बेदखल रखा, और पटेल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कुर्मी जाति के लोगों को कुछ ना देने के लिए, उनको केवल ये दिखाने के लिए हमारा मिनिस्टर बन गया। तो अल्पसंतुष्टि की भी हद होती है संकेत जी। मौर्य जी को आधार बना करके, केशव प्रसाद मौर्य को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2017 का चुनाव लड़ा कि हम मौर्य को, कुशवाहा को, मौर्य को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई, चुनाव जीत लिया उनके नाम पर, तो फिर आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ को, अजय विष्ट जी को उन्होंने सीएम बनाया, और वो हारा भूल गए, इस बात को भूल गए। जबकि क्रिटिकल केयर में भी रखा गया था उनका, पता नहीं उनको दिल्ली में जब उनको बुलाया गया उधर से, तो फिर उनकी हालत, तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली। उनको हार्ट अटैक सा पड़ गया था एक तरीके से। लेकिन फिर अल्पसंतुष्टि की भी हद होती है संजय जी, कि वही केशव प्रसाद मौर्य जिनका इस्तेमाल हुआ, आज जब योगी आदित्यनाथ जी सीएम उनकी पुत्रवधू के लिए एक साड़ी मात्र लेके जाते हैं, तो उससे वो खुश हो जाते हैं। अरे सीएम हमारे घर में हमारी बहू के लिए साड़ी लेके आए। अरे भाई, आप लोगों की मजबूरी हो सकती है, आपके ऊपर में बहुत सारे केसेस चला रखे हैं पहले से, तो आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर समाज की, जनता की तो कोई मजबूरी है नहीं। जनता अभी इनको आगे आने वाले 2022 के चुनाव में सबक सिखाएगी।
इन्होंने फैसला कर लिया है। अभी जो है कल भी कुछ कर लो, पटेल लोग सब जागृत हो गए हैं और तमाम मौर्य लोग भी इस बात को लेकर के अभी बहुत बड़े पैमाने पर जागृत हो चुके हैं। उनकी जाति आधारित जनगणना भी नहीं हो रही है। संकेत जी, तो इस तरीके से ये केवल आने वाले 22 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल वो कांटा फंसाने का काम किया। लोगों को लगता है हमारे जाति के नेता को मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो जाति के आधार पर जो है वो उनके ट्रेन में फंस का मामला है। तो अभी जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग जो है वो बिल्कुल भी इनको बाइकाट करने का फैसला कर लिए है। और ये केवल ऐसे हवा में ही नहीं, बल्कि अभी त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर में जिस प्रकार से बीजेपी को खदेड़ा है जनता ने, उन्होंने बेईमानी करके, प्रशासन का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को तो चुनवा लिया, मगर जनता ने पूरी तरीके से उनको बेदखल कर दिया है। ये चुनाव के नतीजे पता चल गया है जी। चुनाव पंचायत के जो अध्यक्ष है उनका जो चुनाव हुआ उसमें भी धांधली के कई सारे आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए। आप भी उस पर मुखर होकर बोल रहे थे अभी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसा ही था। सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा है प्रशासन जो है, काउंटिंग होने के बाद भी सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले। जी, मैं आपने जाति का यहाँ पर जिक्र किया है। आमतौर पर बीजेपी अन्य दलों पर, खासकर अपने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाती है कि ये जाति की राजनीति करते हैं। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन पर यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि ये जाति की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति से उठते नहीं है, परिवारवाद है, जातिवाद है, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अभी ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें खास तौर पर उन्होंने जाति के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और ऐसी खबरें जो है वो प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई है कि ये ओबीसी के इतने मंत्री लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के इतने मंत्री लिए हैं, महिलाएं इतनी है। तो क्या इस पर क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी भी जातीय राजनीति कर रही है? नहीं, बिल्कुल जातिवाद की राजनीति का जहर घोलने का काम कांग्रेस के जीन में है, बीजेपी के जीन में है। जाति की शुरुआत हमारे किसी पुरखा ने जातिवाद की व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, बल्कि जाति इन लोगों ने ही निर्माण किया और वो जाति का हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। सरदार पटेल जी को उन्होंने इस्तेमाल किया, कांग्रेस के लोगों ने उस समय सरदार पटेल जी का इस्तेमाल किया। उनका चेहरा दिखा करके कांग्रेस ने पटेलों का बने। उसके बाद में तमाम उत्तर प्रदेश से नेता लोग हैं, उमर आज उनकी स्थिति खराब ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ हो सकता है। कहने का मतलब है उनका ऐसे लोग हैं पिछड़े वर्ग के जिनका इस्तेमाल किया और उसके बाद में फिर उनका कोई भला नहीं हुआ। उनके जाति लोगों का क्या स्थिति है। तो जाति की राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया और दूसरे लोगों पर वो इस तरीके से बात करते हैं। तो जातिवाद की शुरुआत ही उन लोगों ने किया है। जी बिल्कुल, जातिवाद की शुरुआत ही ब्राह्मणवादी लोगों ने की है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा देश में तेज हो रहा था और ऐसे में मोदी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तब उन्होंने 27 ओबीसी के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। क्या उनके पास पोजीशन के साथ पावर भी रहेगी? अगर पाही है तो वो कैसे अपने लोगों का भला करेंगे? और क्या इस मुद्दे को लेकर ये जो 27 ओबीसी के मंत्री लिए गए हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में, इसका बहाना बनाकर या ये मुद्दा उछाल कर, जैसे मीडिया में उछाला जा रहा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हवा में उड़ जाएगा? देखिए, ये तो ठोस जानकारी हमारे पास में है, क्योंकि हमारे पार्टी के साथ में हमारी विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग, अधिकारी, कर्मचारी भी इस बात को लेकर के हमारे पास जानकारी है। तो इस सिस्टम के अंदर में है कि ये जो जातीय जनगणना की बात थी, नरेंद्र मोदी जी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपना करके की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके सबूत हैं सारे के सारे, और ये उसको ठंडे बस्ते में डालने का कार्यक्रम है। ये सबूत के साथ में उन्होंने खुद कहा
जब चुनाव की बात आई, वोट लेने की बात आई, तो उन्होंने बनारस के अंदर में, अभी हम बनारस के अंदर में हैं दोस्तों, तो बनारस में संजय जी उन्होंने खुद कहा था कि मैं तेली जाति का हूं, मैं नीच जाति घाटी जाति का हूं, ऐसे अपने भाषणों में उन्होंने शब्द प्रयोग किए। आप मुझे वोट दो, भाइयों बहनों, मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं ओबीसी का हूं, अति पिछड़ी जाति में आता हूं। लेकिन जब जनगणना करने की बात आई, जनगणना मर्दमशुमारी जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है लोकतंत्र के अंदर में, जिसकी जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से उनको बजट अलॉट करना पड़ता है। मगर आज तक जनगणना ही नहीं किया, गिनती ही नहीं किया पिछड़े वर्ग की, और इसको रोकने का काम किया। तो ये कांग्रेस ने रोकने का काम किया। अंग्रेज लोग भारत के जब शासक थे तो अंग्रेज लोगों ने गिनती करवाई थी बकायदा। 1931 के आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या 52% है। मगर आज की तारीख में अगर जनगणना करवाई जाए, जिस पर केंद्र सरकार ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में रोक लगा के रखी हुई है, तो निश्चित तौर पर लगभग 65 से 70% की संख्या जो है पिछड़े वर्ग की होगी। और हमको अगर अवसर मिलेगा तो केंद्र सरकार कराए या ना कराए, अगर उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर में हमको, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी को जनता ने जनार्दन दिया और निश्चित तौर पर ऐसा परिवर्तन करने के लिए ठान रखी है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो हम लोग स्टेट के अंदर में अपना जनगणना करवाने का काम करेंगे, स्टेट लेवल के स्तर पर। और जैसे ही उनका आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो उनके हिसाब से, उनकी संख्या के अनुपात में उनको जो है शासन और प्रशासन में उनको भागीदारी मिलेगी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने केवल बोलने के लिए नहीं रखा है, बल्कि अपने ठोस मैनिफेस्टो में नोटरी करा करके बकायदा जो है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के हाथों में, पिछड़े वर्ग और तमाम SC ST OBC जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके हाथों में हम स्टैम्प पे रिटर्न में देने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो में। पहले नंबर का हमारा मुद्दा है अभी ये जाति आधा जनगणना बहुजन मुक्ति पार्टी को अवसर मिलेगा तो पहले कराएगी और उनको उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी देने का काम करेगी। ये तो केवल इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। जी जी, इस्तेमाल करने की राजनीति उनकी बहुत पहले से चल रही है। सोशल मीडिया पर अभी ये कहा जा रहा है, ये चर्चा हो रही है कि खराबी इंजन में है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। सोशल मीडिया में ये भी चर्चा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया। जो 12 मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन है, रविशंकर प्रसाद है, प्रकाश जावड़ेकर है, इन तमाम लोगों का इस्तीफा लिया गया है। तो सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि मोदी ने अपनी नाकामी का जो ठिकरा है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के माथे पर फोड़ दिया है। तो अभी जो नए मंत्री आए हैं या जो नया मंत्रिमंडल बना है उससे कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि कोरोना महामारी की अगर बात करें तो पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल में मोदी सरकार का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। लोगों की जानें बचाने हो उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो नए मंत्रिमंडल से, नई मंत्रियों से कितनी उम्मीदें हैं या कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए जनता को? नहीं, उनको कोई उम्मीद नहीं है, उनको कोई पावर देने का काम शासक जाति के लोग नहीं करने वाले हैं। केवल वोट के लिए उनका उपयोग करेंगे और जैसे ही उनको सत्ता हासिल होगी, ईवीएम में घोटाला करने के बाद में, गड़बड़ी करने के बाद में, तो फिर उनको वो बाइकआउट करने का काम करेंगे। उनको केवल पोजीशन मिलती है, पावर नाम की कोई चीज मिलती नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं जिस तरीके से उनको केवल अभी तक पोजीशन मिला है, क्या उनका कोई काम ही नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों इस देश का। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर उसको बनाया जाता है जिसको जो जो एक नंबर का, जिसको खुद ही अनपढ़ आदमी एक तरीके से, या उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर आपने देखा, HRD मिनिस्टर बनाया था स्मृति ईरानी को, कितनी पढ़ी लिखी है जी। मतलब जो जिस डिपार्टमेंट के बारे में ABCD भी नहीं जानता है, ऐसे ऐसे लोगों को वो लोग जो है मिनिस्टर बनाते हैं, जिनको और सारी पावर अपने हाथ में रखते हैं। वो आज की तारीख में वो कपड़ा मंत्री हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या है कि इनको केवल चेहरा दिखाते हैं। चेहरा दिखाने के बाद में, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि ये केवल केंचुए की तरह से फंसा करके उनको लगता है कि हमारी जाति का आदमी, पटेल आदमी मिनिस्टर बन गया, या मौर्य आदमी मिनिस्टर बन गया, या किसी और जाति का आदमी, जाट आदमी हमारा कैबिनेट में जगह मिल गई। अरे वो केवल पोजीशन है, वो मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं। वो केंचुआ है, एक तरीके से मंत्री नहीं है, वो कांटे में फंसाए हुए केंचुआ मात्र है बस केवल। जनता समझती है हमारा आदमी है, लेकिन शासक वर्ग की नजरों में जो सरकार चलाने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो केंचुआ की तरह से इस्तेमाल करते हैं उनका जो है। जी बिल्कुल, जनता को मछली समझ करके उनको फंसाने के लिए। जी। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव या अन्य जो 4 राज्यों के और चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर ये सब किया हुआ है।
बीजेपी के विरोध में बहुत माहौल है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी वजह से कई लाखों लोगों की जानें चली गई है, तो लोगों का गुस्सा है और वो गुस्सा उत्तर प्रदेश के पंचायत के जो चुनाव हुए उन चुनावों में देखने को मिला। जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। प्रविंदर प्रताप सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूंकि अभी परिवर्तन यात्रा आपकी चल रही है, तो कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्या मुद्दे लेकर, कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का क्या रिस्पांस रहा है अब तक? देखिए संकेत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो त्राहिमाम मचा हुआ था, 2 साल से लोगों के जीवन को बर्बाद करने का, उनका भविष्य चौपट करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया। वोट लेते समय इन भाजपाइयों ने कहा कि केंद्र में भी सरकार हमारी बन चुकी है और राज्य उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी आप सरकार बनाओ, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। तो साथियों, बहुत लुभावने अवसर दिए, लेकिन जब सरकार बनने के बाद में तो ये दोनों इंजन इनके फेल हो चुके हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हजारों किलोमीटर पैदल चल करके लोगों ने अपने प्राण गंवाने का काम किया। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों में भरी दोपहरी के अंदर में, जून महीने के अंदर में और मई के महीने में जो कड़क की धूप होती है, उस समय ऐसी ऐसी महिलाओं ने अपने बच्चों को, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उन्होंने सड़क पर ही अपने बच्चों को जन्म दिया। कुछ लोग बच गए अपने भरोसे, कुछ लोग मर ही गए पूरी तरीके से। तो इनकी तबाही से लोग, इनके आतंक की वजह से, जंगल राज की वजह से, इनकी अव्यवस्था की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत हालात खराब हैं, देश के ही हालात खराब हैं। तो अब लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन को लेकर के हम लोगों ने अभी 5 परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश की जनता को जागृत करने के लिए, जन जन तक, घर घर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य की जनता को जागृत करने के लिए, उनको एक आशा और उम्मीद की किरण जगाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की यात्रा शुरू की है, जिसमें जो प्रदेश व्यापी यात्रा है वो सारनाथ से शुरू की है, बनारस के सारनाथ से, जहां पर बुद्ध ने संदेश दिया, 5 लोगों को पहली बार संदेश दिया, और आज लगभग 42 कंट्री जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री हैं। वो बुद्ध का सिद्धांत था उस समय का कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस सिद्धांत को आधार बना करके, यानी बहुजनों का कल्याण होना चाहिए, हित होना चाहिए, बहुसंख्याक लोगों का फायदा किस चीज में है, ऐसा वो लोग समझते थे। अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय के विरोध में उन्होंने नारा दिया था। तो आज उसी सिद्धांत को अपना करके बहुजन मुक्ति पार्टी घर घर तक पहुंचने का काम कर रही है। लोगों में जबरदस्त जोश है, हम देखने को मिल रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग हमारी यात्रा का जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं, और तमाम जहां जहां से हमारी यात्रा गुजर रही है, वहां से लोग पहले ही आकर के, और वहां चौराहों पर आकर के, या पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि ये लोकाश्रय हमारी यात्रा है, लोगों पर आधारित है। ये कोई टाटा बिरला अदानी अंबानी के खर्चे पर चलने वाली यात्रा नहीं है। ये हमारा लोगों पर निर्भर है। जैसे बुद्ध का सिद्धांत था, उसी के आधार हमने बनाया और हम जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो भारी समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम लोगों को मिल रहा है। और निश्चित कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप समाज में या लोगों में चर्चा कर रहे हैं? पहले नंबर का मुद्दा हमारा है जाति आधार जनगणना का। ओबीसी की जाति आधार जनगणना करवाने का काम हम लोग करेंगे। युवाओं के लिए जो अभी तक तमाम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, तो हमको जैसे अवसर मिलेगा निश्चित तौर पर हम उनको अलग हर एक क्षेत्र में जो तमाम वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, वो सारी वैकेंसीज को हम लोग 72 घंटे के अंदर में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने के बाद में बहुजन मुक्ति पार्टी और आने वाले समय में सारी वैकेंसीज को हम लोग, सारे बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा और उसके बाद में तमाम जो है कमी नहीं है, मगर सरकार की नीयत खराब है, वो लोग लोगों को देना नहीं चाहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हम लोगों ने उठाया हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा जो भारी भरकम तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ में पिछड़े वर्ग की जनगणना का मुद्दा है। इसके साथ साथ में महिलाओं की जो आत्मरक्षा की बात है, वो महिलाएं आज किस तरीके से आज उनका हत्या, बलात्कार, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस मुद्दे को लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना एक इश्यू उठाया हुआ है। उसको लेकर के हम न्याय पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस चौकी खोलने का काम करेंगे, और उसमें महिलाओं को ही एम्प्लॉय के रूप में रखा जाएगा, जिससे वो महिला की सुरक्षा करने के लिए खुद तत्पर रहेंगी। इसके साथ साथ में तमाम आंगनवाड़ी सहायिका हैं,
आशा बहुएं हैं जो 2 साल तक लगातार अगर सेवा कर रही हैं, उसके बाद में उनको स्थायी करने का मुद्दा है। और जहां तक बात है तमाम मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आज वो बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर में इतना भयभीत हैं वो लोग। तो उसको लेकर के जो कानून बनाने की बात है उनकी सुरक्षा के लिए तमाम अल्पसंख्यकों को लेकर के, वो भी हम लोगों ने कानून बनाने की बात कही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भारत का संविधान आपको सुरक्षा देता है। हमने पहले भी मुद्दा उठाया था एनआरसी को लेकर के, भारत के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी ने तमाम बातें कही थी उस समय। एनआरसी के विरोध में हम लोगों ने स्टैंड लिया और उसको लेकर के पूरे भारत के अंदर में भारत बंद करवाने में हम लोगों ने पूरा अपना पुरजोर समर्थन किया। तो उसको लेकर के मुसलमानों के हमारे पाप से उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संख्या के अनुपात में, मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात में, यानी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 18% रिजर्वेशन देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। तो SC ST OBC माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग से लेकर के सभी तरीके के मुद्दे हमने हमारे मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं, जल्द ही आपके समक्ष आएगा। और वो केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि स्टैम्प पेपर पे हमने जनता के हाथों में दिए हुए हैं वो। जी बिल्कुल। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी अकेली भारत की ऐसी पार्टी है जो स्टैम्प पेपर पर अपने जो मुद्दे हैं या आने वाले समय में वो क्या काम करेंगे अगर सत्ता में आते हो, तो स्टैम्प पेपर पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती है। और भारत में कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है जो अपने वादों को लेकर या अपने इरादों को लेकर इतनी गंभीर है और जनता से ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये हम काम करेंगे और नहीं करे तो फिर हमें आप कोर्ट में घसीट सकते हैं। इतनी दावेदारी या इतना पक्का विश्वास केवल बहुजन मुक्ति पार्टी के पास ही है और इसी वजह से वे लोग स्टैम्प पेपर पर अपने जो मुद्दे हैं, अपना मैनिफेस्टो लिख कर दे रहे हैं। शुक्रिया प्रविंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, आपने हमें समय दिया। और बीजेपी का ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बारे में आपने कहा, लोगों को सही जानकारी देने का काम किया, क्योंकि ब्राह्मण बनिया जो मीडिया जो है वो लोगों को ये कह रहा है कि ये आपके जाति के नेता है, लेकिन आपने कहा कि ये केंचुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो शुक्रिया फिर से। और हम आपकी परिवर्तन यात्रा जो है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।